आदरणीय मंच, सभा में उपस्थित प्राध्यापकगण एवं मेरी सहपाठी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मंचासीन आज के सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर वंचना सिंह परिवार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक विचार अपने मन में लाओ, समाज में जागरूकता फैलाओ, देश में फैल रही बुराइयों कुरीतियों को जड़ से समाप्त करते जाओ। देश को आगे लाने के लिए पहल हमको करनी है, देश को सफल बनाने के लिए हिम्मत हमको करनी है। याद दिलाना है फर्ज अधिकार लोगों को, क्योंकि देश की सफलता हमारी अपनी है, क्योंकि देश की सफलता हमारी अपनी है। हमारे आज के इस सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर वंचना मैम जल संरक्षण, जन जागरण, महिला सुरक्षा एवं महिला अधिकार जागरूकता विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय मैडम को आमंत्रित करने से पूर्व मैं उनका परिचय देकर उनकी बहुमुखी प्रतिभाओं से आप सभी को रूबरू करवाना चाहूँगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन BSc विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, MSc MPhil मैथमेटिक्स, MA UGC नेट, PhD समाजशास्त्र में उपलब्धियाँ: मातृशक्ति अवार्ड, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, मध्य प्रदेश गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित, पुलिस अवार्ड, विभिन्न मंच से कोरोना योद्धा अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंदौर प्रेस क्लब एवं विभिन्न मंचों से नारी शक्ति अवार्ड एवं अन्य महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस: 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट कॉलेज, 15 years teaching experience in different coaching institute of civil services students। गरीब और ज़रूरतमंद अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन, महिला हिंसा को रोकने एवं महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए कार्यरत। वर्तमान में प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर सखी, नोडल अधिकारी, सेफ सिटी कार्यक्रम, महिला बाल विकास विभाग इंदौर में पदस्थ और अभी तक लगभग 4000 प्रकरण का निराकरण करवाया है, जिसमें से लगभग 600 प्रकरण में पारिवारिक समझौता करवाकर महिलाओं को उनके परिवार में पुनर्वास करवाया और 65 महिलाओं को योग्यतानुसार जॉब दिलवाकर आर्थिक पुनर्वास करवाने में का सफल प्रयास किया। साथ ही शहर में महिला हिंसा एवं छेड़छाड़ को रोकने के लिए भारत सरकार की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम को आगे चला रहे हैं। आज के सेमिनार के वक्तव्य हेतु मैं आदरणीय वंचना मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू आदरणीय मंच मैम, इस कार्यशाला को आयोजित करने की अनुमति देने के लिए तो प्राचार्य महोदय, निशा मैम, रजनी मैम, सभी का मैं धन्यवाद दूंगी। और अब भी जो ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटा जो बातें मैं आप लोगों को बताऊँ, आप उसके मास्टर ट्रेनर के रूप में बाकी सभी को बताएं, क्योंकि एक साथ पूरी की पूरी कॉलेज को नहीं बैठाया जा सकता है। लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कि कुछ जो लोग हैं उनको हम समझा दें, उनको हम मास्टर ट्रेनर तैयार कर दें। तो जब आप खुद सारी चीज़ें जानने लगोगे तो फिर वो चीज़ें आपको फिर सभी को बताना है। तो पहले मैं अभी आपको सेफ सिटी कार्यक्रम के साथ जो वुमेन सेफ्टी है इस पे बात करूँगी, उसके बाद अपन जल संरक्षण पे बात करेंगे। जो वुमेन सेफ्टी की बात आती है, अभी आपको जया मैडम बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें, तो कहाँ पर आप लोगों को मैं इंटरेक्शन ऐसी करूँगी ताकि थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोगों के पास से मेरे पास आएँ। आप लोगों को कहाँ पर ऐसी समस्या फेस करनी पड़ती है जब आप लोग बाहर निकलते हो, कॉलेज आते हो या कहीं जाते हो, घर परिवार में कहीं देखते हो, तो कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती होंगी। तो वो कैसी समस्याएं रहती हैं, कुछ बताएं, संकोच मत करिएगा, आप लोग बताएं। तो वही समस्याएं हम लोग को पता भी करनी है। हमारा सर्वे भी चल रहा है कि लड़कियों को, महिलाओं को कहाँ पर क्या समस्या आ रही है, वो समस्याएं हम पता करें। किस प्रकार की समस्या आ रही है, कहीं आने जाते समय बस में या फिर लोकल जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें, या पैदल आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आपको परेशान करते हैं, तो वही सारी समस्या भी पता की जा रही है। और उसको ही सुधार लाने के लिए जिला प्रशासन लगा हुआ है कि जब समस्याएं पता चल जाती हैं कि इस जगह पे ज़्यादा समस्याएं हैं, इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो वहाँ पर
जो भी समस्या आ रही है उस समस्या को दूर करने के लिए आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा संबंधित विभाग को बोल दिया जाता है, वो समस्या दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत बताएंगे कि आप लोगों को किस प्रकार की समस्या किस समय पर, जो नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने पता किया है उसमें ये पता चला कि दोपहर में 3 से 5 और रात का 11 से 1, ये 2 टाइम हमें पता चला है सर्वे में कि ये समय ज़्यादा मुश्किल भरा होता है कि 3 से 5 दोपहर का और रात का 11 से 1। तो क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि इस समय के अतिरिक्त भी किसी समय में आप लोग के साथ कोई दिक्कत होती है? थोड़ा बताएं आप लोग, बिल्कुल मतलब खुल के बताइए, यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई बताओगे? जब आप लोग आते जाते हो तो कहाँ पर कैसे क्या समस्या होती है? सुबह कॉलेज आते टाइम भी बहुत सारे लोग गलत तरीके से घूरते हैं, स्पेशली अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आप लड़की हो तो वो एक अलग ही अजीब सी निगाहों से देखते हैं, वो बहुत ही गंदी सी फीलिंग आती है। गुड। और बेटा कालानी नगर से सिरपुर वाला एरिया पूरा, हाँ। और कहीं पर और किसी को ऐसा लग रहा है कि आपके एरिया में ऐसा कुछ आपको समस्या आती है तो आप बिल्कुल बोल सकते हो बेटा, बेहिचक बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोगों को कोई समस्या हो आने जाने में या कॉलेज के बाहर कुछ आपको समस्या आती है तो आप बिल्कुल बताइए बेटा, क्योंकि बेटा जब समस्या आप लोग बताओगे तो उसके समाधान के लिए प्रयास हम तभी करवा पाएंगे, ठीक है ना। संबंधित विभाग को बताना रहता है और वहाँ पर आप लोग कहीं जाते हो और सुनसान एरिया है, वहाँ लाइटिंग प्रॉपर रहती है कि नहीं रहती है? रात में लाइट की समस्या है, स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर नहीं रहती हैं। ऐसा मैम मैं फॉर्म दे दूँगी, आप बच्चों से फॉर्म भरवा लीजिएगा तो उसमें सारी चीज़ें हमको पता चल जाएगी, हम फिर कंपाइल कर लेंगे। और अभी पूरी कलेक्टर सर की मीटिंग होने वाली है, उसमें हमको रखना है ये सारी बातें कि किस एरिया में स्ट्रीट लाइट चाहिए है, किस एरिया में CCTV कैमरे बनवाना है, किस एरिया में पुलिस पेट्रोलिंग बनवानी है, ये करना है। तो हम बेटा हम सर्वे फॉर्म है, वो फॉर्म हम मैडम के पास रखवा देंगे, तो उसमें सब एरिया सब लिखना रहता है, तो आप लोग वो सब भर के मैडम के पास जमा करवा दीजिएगा। तो उससे हम निकाल लेंगे कि एक्चुअल्स कहाँ पर कितने बजे क्या समस्या आ रही है, किस एरिया में स्ट्रीट लाइट बढ़वाना है, किस एरिया में हमें CCTV कवरेज बढ़वानी है, किस एरिया में हमें पुलिस पेट्रोलिंग बढ़वानी है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आप बेटा ये हमको ये रिक्वेस्ट है हमारी सभी से कि आप लोग भरिएगा जरूर फॉर्म, क्योंकि यदि आप फॉर्म नहीं भरोगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा। मैम मैं कम से कम 2 से 3 हज़ार फॉर्म भिजवा दूंगी आपके पास। तो यही सारी चीज़ें बेटा जो सेफ सिटी कार्यक्रम है वो इसी के लिए है कि सरकार ये देखना चाह रही थी कि कहाँ पर कौन असुरक्षित है महिलाएं और उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। कई बार जैसे आप बोल रहे हो कि हम किसी को बोलते ही हैं तो वो सुनता नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हमें जागरूक करना है ना। ऐसे लोगों को भी बताना है कि आप यहाँ पर इस तरीके से ना रहे कि इग्नोर करें। अभी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं नेहरू युवा केंद्र के माननीय यादव सर, ये विजय यादव सर है ना, ये नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हैं जो आज़ादी के अमृत, जो हम आपको बता रहे थे कि जल संरक्षण और जन जागरण पर भी अपन बात करेंगे, तो सर की तरफ से ये व्याख्यान करवाया जा रहा है। तो सर का तालियों के साथ स्वागत करें। सर अनुमति हो तो मैं कंटिन्यू करूँ? तो अपन क्या यही सारी चीजें पता करनी है, ठीक है ना, कि क्या होता है क्या नहीं हो रहा है। फिर आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप मैडम को आप बता दोगे तो अपन उस पर काम करेंगे। एक छोटा सा मैं बता दूं हेल्पलाइन की थोड़ी सी बातें, फिर अपन जल संरक्षण पे अपन देखेंगे कि 181 एक ही महिला हेल्पलाइन नंबर होता है, 181 टोल फ्री होता है।
अगर आपको कोई समस्या है तो आप 181 लगा सकते हो और देख सकते हो। फिर आपका 112 ये आपका एंड्रॉइड मोबाइल पे ऐप होता है, ये आप इंस्टॉल कर लो। तो आप 112 करोगे, जैसे आप बता रहे हो कि कोई आपके पीछे पीछे जा रहा है और आपको लग रहा है कि आप असुरक्षित हो, तो आप अपने मोबाइल से 112 डायल करोगे तो आपकी लोकेशन पुलिस तक पहुंच जाती है और वो आपकी मदद के लिए वहां पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ आपका सिटीजन कॉप, पुलिस का एक सिटीजन कॉप ऐप है, वो भी यदि आपके एंड्रॉइड में लो इंस्टॉल है तो आप सिटीजन कॉप में भी कनेक्ट कर सकते हो। 100 आप सभी जानते ही हो। एक महिला बाल विकास विभाग का वन स्टॉप सेंटर खुला है भारत सरकार के द्वारा, छावनी में है, वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र। इसका भी नंबर आप लोग लिख लीजिए 0731 4911 804। ये एक आपके स्टिकर्स हैं जो आप लोगों के कॉलेज में लग जाएंगे, उसमें सभी हेल्पलाइन नंबर्स लिखे हुए हैं। ये भी आपका ऐसा, ये बस आप तक पहुंच नहीं पाता है वन स्टॉप सेंटर क्योंकि स्टैटिक के ऑफिस है, लेकिन आपसे को संबंधित कोई भी समस्या है आप वहां ऑफिस आ जाइए और ऑफिस में आप बताइए तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। क्योंकि वन स्टॉप सेंटर की हेल्प के लिए पीसीआर होती है पुलिस वैन, तो आप लोग जब 100 डायल करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाती है। तो अगर आपको कोई वैसी समस्या है कि आप बताना चाहते हो कि आपके साथ ये सब गलत हो गया है, वुमेन रिलेटेड कोई भी समस्या, घरेलू हिंसा से संबंधित कोई समस्या है, किसी को ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, किसी के मम्मी पापा उसको आगे पढ़ाई नहीं करने देना चाह रहे हैं, उसको काउंसलिंग करवानी है, तो ये सारी चीजें आप हमारे ऑफिस में, किसी का बाल विवाह हो रहा है आपको पता चल रहा है तो 1098 पे ये जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर रहता है उसमें आप कॉल करके बता दो तो बाल विवाह रुक जाता है, वहाँ पे बाल विवाह रोक दिया जाता है। जबरदस्ती किसी की शादी करवाई जा रही है, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो चाहती है कि हमको आगे पढ़ाई करनी, हाँ अफेयरबाजी के चक्कर में नहीं, पढ़ाई करने के लिए, कि कोई लड़की अच्छी पढ़ने में हो, वो चाहती है हमको पढ़ाई करना है, लेकिन मम्मी पापा जबरदस्ती शादी करा रहे हैं, बालिग हो चुकी है, तो वो भी वन स्टॉप सेंटर में आके अपना बता सकती है, तो उसको भी वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये अपने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, तो ये अपना वुमेन सेफ्टी के लिए है। इसके बाद अभी और भी मैं कुछ बता दूंगी यार सारी चीजें। अब जो मेन विषय आज जो अपन सोच रहे थे जल संरक्षण पे, तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी कि जल संरक्षण से संबंधित आप क्या क्या समझते हो? जल संरक्षण के लिए आप क्या क्या समझते हो? सभी बताओ थोड़ा सा। अपन का ऐसे जैसे आप लोगों ने भी बात की ना, वैसे बात करोगे तो अपन को बहुत अच्छा सेशन हो जाएगा। हाँ बताओ। चलो वेरी गुड। तो जल संरक्षण में एक शब्द होता है वाटर हार्वेस्टिंग। ये कौन कौन जानता है? बताइए क्या है इसका मतलब? रेन वाटर को सेव करके उसको यूज किया जाता है अलग अलग चीजों। वेरी गुड। मतलब हम जल संरक्षण के लिए आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें तो चलती ही हैं। हम तालाब, मतलब जो परंपरागत तरीके हैं वो तो है ही हैं। उन परंपरागत तरीकों में एक नई चीजें जोड़ी गई हैं प्रशासन की तरफ से कि सभी को ये बोला गया है कि यदि आपके घर बन रहे हैं तो घर, जो नए घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वो अपने घर में कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिसमें से जो भी वेस्टेज वाटर या रेन वाटर है उसको संधारित किया जा सके। इसी प्रकार से पुराने बने घरों में भी या बिल्डिंग्स में भी ये व्यवस्था की जा रही है कि जो आपका छत में, जैसे आपकी छत है घर की, वहां पर बारिश का पानी जो आ रहा है तो वो इधर उधर ना बहे, उसके लिए आपका पाइप लगा के नीचे कहीं पर एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जो रेन वाटर है वो आपका आके सीधे जमीन में एक जगह स्टोर होता चला जाए, ताकि उस जगह का, उस स्थान का वाटर लेवल ऊपर रहे। ऐसा ही किया जा रहा है ना। यही है आपका जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम इस समय चल रहा है। इंदौर में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए
आपका जो बने बनाए घर है वहाँ पे जा के अभी नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, और जहाँ पर नए घर बन रहे हैं उनका तो नक्शा ही तभी पास हो रहा है जब वो ये व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार से बताओ कि अब आप इसमें और क्या क्या कर सकते हो, जल संरक्षण के लिए अपने और भी उपाय बता दीजिए। आप लोग और जल संरक्षण के लिए उपाय बताइए कि आप और क्या क्या करना चाहिए। आप लोग तो बेटा, आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होगे, आप लोग को तो निबंध सुझाव तो देने ही है प्रशासन को, है ना। अभी हम निबंध प्रतियोगिता कराए थे जल संरक्षण की, उसमें इतने अच्छे अच्छे बच्चों ने सुझाव दिया था। हाँ बताओ। यही बोल रहे थे कि मैम जो बड़ी बड़ी कंपनीज है कि जहाँ पर जैसे मतलब केमिकल वगैरह वो नदियों में बहा देते हैं, जिससे कि वहाँ का पानी भी गंदा हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता है, तो उसको भी रोका जाना चाहिए। एक चीज आप लोग बताइए, आपके घर में वो चीजें होती है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, सबके घर में आरओ लगा हुआ है? मतलब जितने लोगों के घर में आरओ लगा हुआ है, आरओ का सिस्टम क्या होता है? आपको ऐसा लगता है कि आरओ से भी पानी का वेस्टेज होता है? यस मैम। कैसे होता है? बिल्कुल सही। तो अपन वहां पर भी जल संरक्षण कर सकते हैं ना। जो हमारा जो वेस्टेज पानी का जो पाइप रहता है, उस वेस्टेज पानी के पाइप का जो पानी जा रहा है उसको हम ऐसे ही खुला ना छोड़ दें। यदि हम बकेट लगा दें या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था कर ले कि वो पानी हमारे वॉशरूम तक चला जाए, तो उस पानी को हम वॉशरूम में यूज कर सकते हैं, तो उतना पानी बर्बाद नहीं होगा। तो हमें छोटी छोटी चीजों को देखना है कि हम कहाँ पर जल को बचा सकते हैं, कहाँ पर कैसे हम चीजों को और अच्छे से ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है और ये जागरूकता हमें हर जगह फैलानी है, क्योंकि यदि हम जल का संरक्षण आज नहीं करेंगे तो आगे का जीवन हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। अगर आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं इंदौर प्रशासन का, तो आप लोग देख रहे हो कि हर जगह इतनी ज्यादा सफाई चल रही। जो कान नदी है, जिसको इंदौर नाला कहने लग गया था, मतलब आज से 4 साल पहले उसको नाला कहने लग गए थे लोग कि इतना गंदा था, और इस 4 साल में उस कान नदी को वापस से नदी के स्वरूप में लाने के लिए इंदौर प्रशासन बहुत काम कर रहा है। तो जब प्रशासन इतना काम कर रहा है और हम लोग उसमें उसका योगदान नहीं देंगे तो फिर क्या जल संरक्षण हो पाएगा? आम जनता को जागरूक होना जरूरी है, इसीलिए जल संरक्षण जन जागरण अभियान चल रहा है। और उसमें आपको हम समझा रहे हैं, आप बाहर जाके लोगों को समझाओगे, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे हम रोक सकते हैं। पानी के स्टोरेज के लिए आपको अपने पास जितनी भी चीजें मिलती हैं वो देखिए कि हाँ हम कैसे वहां पर बचा सकते हैं। खुला पाइप छोड़ के चले जाते हैं, तो खुला पाइप छोड़ के चले जाते हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि अरे हमारा तो काम हो गया, लेकिन आप बताइए ना, जब गर्मी आती है तो हमारे आपके घरों में क्या समस्या आती है? पानी की मतलब हाहाकार बच जाता है। 3-3 दिन पानी नहीं आ रहा है, नहाने के लिए सोचना पड़ता है 2 मग्गे से कौवा स्नान कर लो, खत्म। यही होता है ना कि 2 मग डालो बस हो जाए कि हाँ पूजा करने लायक हो गए हैं। तो ये व्यवस्था ना आने पाए, इसलिए आज हम जागरूक रहें। और आज से ही अगर हम वाटर सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो विपरीत परिस्थिति हमारे सामने नहीं आएगी। गाँव में देखिए, गाँव के लोगों को क्या लगता है, अगर हमें क्या, हमारे तो नदी है, हमारे तो तालाब है, लेकिन जब हम किसी चीज का संरक्षण नहीं करेंगे तो नदी तालाब भी कब तक रहेंगे? तालाब तो वैसे भी सूख जाते हैं। नदी है यदि 24 घंटे बहने, 12 महीने बहने वाली, तो वो भी एक सीमा तक ही बहेंगी ना। अगर उसका हम सेविंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक समय आएगा जब नदी भी हमारी सूख जाएगी। इंदौर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, इंदौर जिले के इंडस्ट्री, साथ ही साथ इंदौर से लगे हुए सभी जिलों, देवास जिला देख लो, उज्जैन जिला देख लो, धार जिला देख लो, यहाँ की भी इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, है ना, वहाँ की भी इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं। तो वो जो इंडस्ट्रीज है उनका, जैसा अभी बिटिया ने बताया कि वहाँ का जो वेस्टेज होता है वो नदियों में आता है। तो ये बताइए, इंडस्ट्री खोलने वाले कौन है? हम आप हैं। तो केवल और केवल अपना फायदा देखें और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करें तो ये गलत है। हमें अपना फायदा भी करना है, लेकिन प्रकृति के साथ ऐसा छेड़छाड़ नहीं कर रहा है कि आगामी पीढ़ी, जो हमारी ही जनरेशन आगे आएगी, हमारे ही बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ना बचे।
तो वहां पर भी आप लोगों को एक सबको थोड़ा सा समझाना है, प्यार से समझाना है, क्योंकि हम लोग पुलिस तो है नहीं कि हम जाके उसके ऊपर केस ठोक देंगे, नहीं कर सकते हैं। हम केवल और केवल प्यार से समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो लोग वहां पर उस चीज को समझे। आपको यदि पता चलता है कि यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है ये अपना पूरा वेस्टेज मटेरियल इस नदी पे डाल रही है, तो आप चुपचाप गोपनीय तरीके से प्रशासन को ये जानकारी दे सकते हैं। तो प्रशासन, नगर निगम अपने आप फिर वहां पर सारा काम कर लेगा कि हाँ ये ऐसा कर रहे हैं। तो जब बड़े पैसे वाले लोग गलत कर रहे होते हैं तो वो सीधे तरीके से अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर टेढ़े तरीके से गोपनीय सूचना प्रशासन को दे दी जाती है, तो प्रशासन वहां पे काम करता है। सर ऐसे ही करते हैं ना विजय सर, ये चीज रहेगी ना, मतलब नगर निगम फिर वहां पर अपना काम कर लेता है। तो हमको क्या है, एक तो हमें लोगों के बीच में जन जागरूकता लानी है कि वाटर सेव करना है, ताकि भविष्य में प्रकृति के साथ जो भी पानी आ रहा है वो आता रहे, ऐसा ना हो कि कुछ भी हो जाए। जल संरक्षण के लिए जो घरेलू आपका पानी का उपयोग है उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो टैब होते हैं उनको नॉर्मली बंद करके इंसान निकलता है, ये नहीं कि बह रहा है तो बहता रहा है। जैसे अपन देखते हैं ना कि नर्मदा का लाइन लगी हुई है, पानी आ रहा है, अपन ने पानी भर लिया है, अपना पूरा यूज हो चुका है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। ऐसा जो पब्लिक नल होते हैं, जो सार्वजनिक रूप से नल होते हैं नर्मदा के, वहां पर लोग ऐसा ही नॉर्मली करते हैं, जो कि गलत है। उनको क्या करना चाहिए, टैप बंद करके आना चाहिए। यदि हमारे घर का पानी भर गया है, इसका ये मतलब नहीं कि हम फेंके। आपके घर का भर गया तो आप खत्म बंद कर दीजिए, जो दूसरा आएगा वो अपने आप चालू करके देख लेगा कि नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने 2-4 जगह लोगों को टोका तो क्या कहती है, मैडम हम बंद कर देंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि नर्मदा का जल आ रहा है। अरे भैया, उसको आना होगा चालू करके देख लेगा कि तुम उस पानी को बर्बाद करोगे तभी पता चलेगा कि पानी आ रहा है। तो ये सब चीजें अपन को लोगों को रोकना है, टोकना है, बताना है कि ये सही नहीं है, आप ऐसा मत करिए। और हम पढ़े लिखे युवा जो है हम यही कर सकते हैं, क्योंकि हम जाके किसी को मार नहीं सकते हैं, हम किसी के ऊपर FIR नहीं कर सकते, हम किसी के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, बस हम उनको समझा सकते हैं। तो हम पढ़े लिखे युवा क्या करेंगे, हम लोगों को समझाएंगे, जागरूकता लाएंगे कि लोगों के बीच में कि भी पानी बचाना है। नहीं तो आज आप तो चलो 50-60 साल के हो, जैसे मैं अब 40 साल की हूँ, मेरी जिंदगी एवरेज अगर अपन बताए 65 भी माने तो 25 साल बची है ना। 25 साल तक तो पानी है, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, ये भी तो हमें सोचना है कि हमको तो मिल रही है हर चीज, सारी व्यवस्थाएं, लेकिन हमारे आगामी पीढ़ी को भी वो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। तो ये चीजें अब आप लोगों को करना है, आपको बताना है। आप सबको बताएंगे कि हाँ ये आपका जो है इस प्रकार से हमें पूरी तरीके से लोगों को समझाना है। जल संरक्षण के लिए जो वाटर हार्वेस्टिंग वाला मैंने आपको बताया कि सभी को बोलो कि अपने घरों में ऐसी व्यवस्थाएं करें ताकि रेन वाटर को संरक्षित किया जा सके। RO वाले पानी का वेस्टेज जो रहा है उसको यूज करने के लिए बताओ। पानी टैप जो हमारा नल का टैप होता है वो बंद करने के लिए बताइए। जो आपके हैंडपंप होते हैं, हैंडपंप जो आप गाँव में या फिर आप थोड़ी जगहों पे देखेंगे, जो नलकूप जिसको अपन कहते हैं, हैंडपंप होते हैं, हैंडपंप अच्छे से रहें, साफ सफाई से रहें, ताकि लोग वहां पर उसको यूज कर रहे हैं तो गलत तरीके से ना जाए। जितने भी सार्वजनिक आपके जो भी पानी के जल पे स्रोत होते हैं उनका हमें संरक्षण करना है। कहीं पर भी कोई चीज ऐसे नहीं कि खुला छोड़ के चले जाएं। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो नो डाउट हमारा जल जो है वो सेव होगा और आगामी सभी के लिए बने। ये हमारा प्राकृतिक स्रोत है, ये प्राकृतिक स्रोत है, और प्राकृतिक स्रोत की भी एक सीमा होती है। यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो अपनी सीमा से ज्यादा उपयोग हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीजें तो आप लोग आज मेरे ख्याल से इतना शपथ तो ले ही लोगे कि हाँ अब आप पानी का सेव करोगे, ठीक है ना। सर इसी में थोड़ा सा जो वुमेन हेल्पलाइन का नंबर है वो और आगे कंटिन्यू कर देते हैं। आप लोगों को जल संरक्षण में कोई भी अगर कोई क्वेरी हो तो फिर आप हमसे डिस्कस करो। आप लोगों के लिए आप लोग थोड़ा सा डिस्कस मोड पे आओ, क्योंकि जो अच्छे आंसर्स रहेंगे उनके लिए सर्टिफिकेट्स भी हैं जल संरक्षण विषय पर। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बताओ कि आप लोग भी अपनी तरफ से सुझाव दो। एक्टिव पार्टिसिपेशन वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नेहरू युवा केंद्र की तरफ से सर्टिफिकेट्स भी है बेटा। हाँ जल संरक्षण के लिए जो अधिक से अधिक बोरिंग करवाई जा रही है उसको भी मतलब
मतलब एक सीमा, उसकी भी कुछ सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए किसी एरिया के हिसाब से, क्योंकि अगर बोरिंग करवाते तो 8,000 मीटर तक, 800 मीटर तक सॉरी हम खोदते और फिर पानी निकालते, तो उससे भी जो अंडर वाटर है वो थोड़ा अलग है। वाटर हार्वेस्टिंग का हम प्लान्स तो बहुत सारे कर देते हैं, न्यूज़न बहुत सारी योजनाएं लागू हो जाती हैं, पर उसका अगर उपयोग ही नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? हम और आप। प्रशासन तो करवा रहा है, करना हमको, वही बात नहीं की जा रही है। अगर सारी योजनाएं आ जाएंगी पर अगर उसका हम उपयोग ही नहीं करेंगे तो फिर वो योजनाएं किस काम की रहेगी, है ना? देखिए, एक जो वेरी गुड आपने एक बताया कि जो बोरिंग होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोरिंग के लिए नगर निगम की गाइडलाइन है कि 1 किलोमीटर के अंदर 2 बोरिंग नहीं होती हैं, और इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि सरकारी ऑफिस में भी नहीं होती है। मतलब एक जगह एक बोरिंग है तो दूसरा ऑफिस यदि खुल रहा है तो दूसरे ऑफिस के लिए अलग से बोरिंग नहीं होगी। 1 किलोमीटर के दायरे में केवल एक ही पानी के लिए बोरिंग की व्यवस्था की गई है। तो इंदौर में तो स्ट्रिक्टली ये फॉलो हो रहा है, इसीलिए शायद इंदौर हमारा स्वच्छता में 5 बार आ चुका है, और 6वीं बार की बात चल रही है कि 6वीं बार भी हमारा इंदौर जो है स्वच्छता में छक्का लगाएगा। तो इंदौर में काफी चीज, और सबसे बड़ी बात है इंदौर की जनता बहुत जागरूक है, उनको चीजें समझ में आती हैं कि हाँ ऐसा है, तो वो उस हिसाब से काम करता है। हाँ, जो घर पे सब्जी काटते हैं उसको धोते हैं, चावल और पानी धोते हैं, तो हम पेड़ पौधों में भी डालते हैं, क्योंकि आजकल क्या पेड़ पौधों में भी डालने के लिए सब में गमले लगा लिए, डालने के लिए बहुत पानी वेस्ट करते हैं। बहुत वो पानी थोड़ा डालने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये जो हाँ नाम क्या है? गीता मिश्रा। अंकिता मिश्रा। हाँ बेटा, मैम जैसे अंकिता ने बताया कि जो हम सब्जियां धोते हैं और चावल वगैरह धोते हैं, इसी तरीके से मैम जो हमारे घर पे गर्मी में जैसे हमारी मम्मियाँ जो कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, क्योंकि मैम हमारी मिट्टी में इसलिए हो जाती है कि जो कपड़े जो डिटर्जेंट का पानी भी होता है वो उसको भी फिल्टर करके पेड़ पौधों तक सही जो रहता है, स्टीम जो रहता है वो पहुँचाता है। तो इसी तरीके से मैम अगर हमारे घर पे जैसे होता है कि हम कपड़े धोते उसके बाद नहीं धोते, वो पानी बचता है, तो उसको या तो हम क्योंकि लेट बात में इसलिए यूज नहीं करते, क्योंकि ये कोविड के कारण जो बताया जा रहा है कि हम लोग मार्केट में घूमते हैं, दूसरी तरीके के जो कीटाणु को हमारे कपड़ों पे लगते हैं, तो अगर हम उनसे हमारे लेट बार साफ करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि और सारे कीटाणु निकले। लेकिन इसके कंपेरेटिव में अगर हम यही पानी में अगर हमारी जो मिट्टियाँ हैं, जैसे आजकल सभी को हो रहा है, जब से ये कोविड आया ऑक्सीजन की हो रही तब से सारे घर पे मतलब गमले लग रहे, तो अगर वही पानी अगर मिट्टी में डालेगा तो उसको फिल्टर करके वहाँ तक पहुँचाएगा, बहुत तो सही, हमारा वाला पानी भी बचेगा। वेरी गुड वेरी गुड। वैशाली प्रजापति। और कोई अपना सजेशन देगा? हाँ जैसे कि नर्मदा के बारे में आपने बोला था, हमारा जो एरिया है वहाँ पर नर्मदा लाइन का है, बोरिंग भी है, बट इतना ज़्यादा यूज होता है वहाँ पर कि नल लगाया ही नहीं, किसी ने स्विच ऑफ कर देते, सबका पानी ऐसे बहता रहता, किसी को भी नहीं है फिक्र। और गर्मियों में वही लोग टैंकर मंगवा कर अपने घर में डलवाते हैं, और जो गली में उनके अंदर पानी नहीं पहुँचता है। बेटा, ये चीज ना आप नगर निगम का ऐप है 311, ठीक है ना, नगर निगम का ऐप है 311 इंदौर में, आप अपनी कंप्लेन 311 पे रजिस्टर करो, तुरंत वहां पर आके सुधार होगा। मतलब इंदौर नगर निगम का ये जो ऐप है ये नगर निगम से संबंधित समस्त समस्याओं को बहुत जल्दी निराकरण करता है बेटा। तो आप 311 पे अपनी कंप्लेन दर्ज कर दो कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा व्यवस्था है, टैब नहीं है उसमें, और नगर निगम का नर्मदा का पानी वेस्टेज होता रहता है, तो वो लोग तुरंत आएंगे और उसको टैब वैब लगा देंगे, व्यवस्था करवा देंगे। अपना नाम बता देना। बिल्कुल बेटा, बताइए। जैसे कि हम सभी के घर मिरर्स, आईफोन मिरर सब रहते हैं, आजकल सब उनको वॉश करते हैं, तो रोज वॉश करते हैं, तो उससे भी पानी अपना वेस्ट होता है, तो वो मेरे कपड़े से भी साफ होके वाटर बच सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही, ये वाला काम हम लोगों ने हमारी मल्टी में चालू किया है। मतलब जो पिछले के कोविड के समय पर पानी की हाहाकार मची थी, हमारी खुद की, हम अपना बता रहे हैं, हमारी खुद की मल्टी में कान नदी के बगल से मल्टी है हमारी और अच्छी खासी बोरिंग भी है, लेकिन बोरिंग सूख गई थी और पानी आना बंद हो गया था, टैंकर आ रहा था। तो उस समय हम लोगों ने सोसाइटी में यही नियम लगा दिया था
कि अब बाल्टी बाल्टी और नल के पानी से कार वॉश नहीं की जाएगी, आप कपड़े से 2-4 मग्गा पानी लो और अपनी कार साफ करो। तो ये बिल्कुल सही है, इससे पानी सेव होता है। वेरी गुड। नाम बताओ बेटा। श्रद्धा पालीवाल पाटीदार। हाँ मैम, इसलिए हमारे घरों में होता है कि हम लोग जैसे नहाते तो हम लोगों की सबकी जितनी 500 लीटर जो भी टंकी हम अपने टावर के ऊपर रखते हैं। एंड हम लोग जैसे नीचे या फ्लोर पे रहते तो टंकी काफ़ी ऊपर होती है। एंड जब पानी भरा जाता है तो काफ़ी पानी वेस्ट होता है, बहता है बाहर। देन कोई और हमें बताता है कि हाँ आपकी टंकी भर गई। तो अगर उससे अगर हम कुछ भी नीचे कुछ भी बके गए, जैसे आपने बताया था, कुछ भी अगर जैसे हम पौधा लगा दें या फिर कोई बाल्टी वगैरह में रख दें तो वो पानी काफ़ी ज़्यादा मतलब कर सकता है। इन्हीं सब चीज़। हाँ बेटा, हाँ आप अपना नाम बता दो। अंकित हिमानी प्रजापति। देखिए होता क्या है ना बेटा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे सुझाव, ये सब अपन कर सकते हैं। और जो अलार्म होता है, एक आपकी टंकी में अलार्म फिट कर दिया जाता है कि जैसे ही आपकी टंकी ओवरफ्लो हो रही है तो वैसे ही वो अलार्म बज जाता है और आप लोग बंद कर सकते हैं। तो वहाँ पर पौधे रहना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर सीमेंटेड एरिया होता है वहाँ पर पौधे तो आप लगा सकते नहीं हो, क्योंकि अब चारों तरफ सीमेंटेड एरिया है तो आप कैसे पौधे लगा लोगे। लेकिन ये है कि वहाँ पर आप अलार्म लगा सकते हो। और साथ ही साथ जो हम आपसे बता रहे थे, यदि खुला एरिया है जहाँ पर आपका एक व्यवस्था ऐसी कर दी जाए कि ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो एक पाइप के थ्रू वो आपका नीचे आ रहा है और वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे हम रेन वाटर को सेव करने के लिए एक एरिया बनाते हैं, वैसा ही एरिया वहाँ पर वो बनाया जा सकता है। मेरे घर पे होशियार है भी। हाँ, तो इस तरीके से अपन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। जन जागरूकता के लिए हम आपको इतना ट्रेन करना चाह रहे थे, तो आप लोग अब ये सब जो सुझाव हमें बताए हो, हमने आपको बताए हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाएंगे। मैं जो आपको एक वुमेन वाला बताने के लिए सोच रही थी कि मैं आपको बता दूँ, अपना जो वन स्टॉप सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर जो है ये आपका भारत सरकार सहायता योजना है। निर्भया केस आप सभी ने सुना होगा, जो दिसंबर 2012 में एक सामूहिक गैंगरेप दिल्ली में हुआ था। उसके बाद ही आपका निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक रिट पिटीशन माननीय उच्चतम न्यायालय में आई थी और उस पिटीशन के आधार पर ही माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक आपका जो दिशा निर्देश जारी किया गया था भारत सरकार के लिए। तो बोला गया था कि एक ऐसा कार्यालय होना चाहिए सरकारी जहां पर महिलाओं को, हिंसा पीड़ित महिलाओं को वो कभी भी किसी भी समय पहुंच सकें और एक फ्रेंडली वातावरण मिले उनको, इसीलिए सखी सेंटर बोला जाता है। फ्रेंडली वातावरण मिले और वो महिलाओं को जो भी उनको सहायता चाहिए वो वहाँ पर मिल सके। तो 2016 में वन स्टॉप सेंटर स्कीम भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट में 18 वन स्टॉप सेंटर खुले, फिर उसके बाद 208 और बढ़े, फिर उसके बाद अभी तो हमारे पास 794 वन स्टॉप सेंटर पूरे भारत में हैं। और महिला बाल विकास विभाग इस वन स्टॉप सेंटर का नोडल विभाग होता है। यहाँ पर आपके हिंसा पीड़ित महिलाओं को 24/7 कभी भी, मतलब 24 घंटे 7 मतलब सातों दिन कभी भी ये बंद नहीं होता है। यहाँ पर हिंसा पीड़ित महिलाएं किसी भी समय अपनी सहायता के लिए आ सकती हैं। कौन कौन सी उनको प्रमुख सहायता मिलती है? उनको मिलती है जैसे आपको घरेलू मामले में विवाद हो गया है तो काउंसलिंग चाहिए, पारिवारिक काउंसलिंग चाहिए तो काउंसलिंग हो जाती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बैठती है। यदि काउंसलिंग में केस नहीं हो रहा है, पति ने भगा दिया है, सास ससुर नहीं रख रहे हैं, महिला जाना चाहती है, तो उसको न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज करवा दिया जाता है। और अगर वो गरीब है, उसको सरकारी वकील चाहिए तो निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध करा दी जाती है। फिर यदि उसके साथ ज़्यादा मारपीट हुई है, उसको डॉक्टर को दिखाना है, मेडिकल करवाना है, तो निःशुल्क चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। फिर यदि वो चाहती है कि हमको FIR करवाना है पुलिस के पास से, तो उसको FIR करवाने के लिए पुलिस सहायता भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर वो किसी भी प्रकार से परेशान है तो उसको घर से निकाल दिया गया है, उसके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो शॉर्ट टर्म 5 दिन से 7 दिन का, मतलब 1 दिन से लेकर 7 दिन तक का टेम्परेरी शेल्टर मिलता है, आश्रय मिलता है। वहाँ पर एक रूम रहता है आश्रय वाला और वहाँ पर खाना पीना, रहना, कपड़ा, दैनिक उसके उपभोग की वस्तुएं सब फ्री होती हैं, निःशुल्क, टोटल निःशुल्क, 1 रुपये भी पैसा नहीं लगता है। टेम्परेरी शेल्टर वो में, ताकि ये व्यवस्था इसलिए रखी गई है कि रात बिरात किसी लड़की को घर से निकाल दिया गया है, कहाँ जाए क्या करे, तो उसकी व्यवस्था वहाँ पर रहने की कर दी जाती है।
फिर काउंसलिंग करवा के उसके परिवार के साथ भेज दिया जाता है। यदि वो परिवार के साथ नहीं जाना चाहती है और लंबे शेल्टर के लिए जाना चाहती है तो महिला बाल विकास विभाग द्वारा जो संचालित स्वधार शेल्टर होम कहते हैं उसको, स्वधार गृह होते हैं, वहाँ पर महिला स्वधार गृह में उसको रहने की व्यवस्था करवा दी जाती है। इसके अतिरिक्त भी इमरजेंसी वो जो भी सेवा चाहती होगी, जो परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के हिसाब से देखा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे वन स्टॉप सेंटर जो रहते हैं वो पूरे भारत में हर जिला मुख्यालय में है। मतलब मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं हमारे, तो 52 के 52 जिलों में वन स्टॉप सेंटर बने हुए हर जिला मुख्यालय में है। और ये इमरजेंसी सर्विस होती है। 181 में आप कॉल करते हैं तो यदि आपकी शेल्टर से संबंधित व्यवस्था होती है या काउंसलिंग से संबंधित, वो 181 में रेफर कर देते हैं और आपको फिर यहाँ बुला के जो भी सुविधाएं चाहिए वो दे दी जाती है। सेफ सिटी कार्यक्रम में भी यही सारी चीजें चल रही हैं कि महिलाओं को अच्छे से रखना है, उनको उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो रोकना है, छेड़छाड़ी ना होने पाए, लोगों को जागरूक करना है कि महिलाओं के प्रति आपको अच्छे से व्यवहार करना है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप बिल्कुल बात करिए और शिकायत करिए, डरिए नहीं। सबसे बड़ी बात है डरिए नहीं, क्योंकि दो चीज समझिए, अगर लड़कों के खिलाफ आपने कंप्लेन कर दी और एफआईआर हो गया तो लड़कों का करियर बर्बाद है। तो यदि आपके साथ छेड़खानी हो रही है, इंदौर में अभी देखिए ना लड़कियां हिम्मत दिखा रही हैं, लोगों को भी समझाइए कि आप लोग अगर लड़कियों की मदद के लिए आ रहे हैं तो आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं होगी। आप तो लड़कियों की मदद कर रहे हैं ना, आपको सरकार वैसे ही सेफ रखेगी। लेकिन इग्नोर मत करिए, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये मत सोचो कि अरे रहने दो, हमारे साथ क्या हो रहा है, अरे आज वो किसी और की बहन है, कल को हो सकता है आपकी बहन बेटी के साथ कुछ हो जाए। तो यदि किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है तो वहां पर रहने वाले लोगों को ये इतना अवेयर करना है कि भाई किसी लड़की के साथ अगर कोई लड़का कुछ गलत हरकत कर रहा है तो आप रोकिए, आप बीच में आइए ताकि कुछ गलत होने से रुके। कहीं ऐसा ना हो कि आप देख के आज छोड़ दिए हैं और कल पेपर में आप पढ़े कि उसका रेप हो गया तो आप जिंदगी भर आपने आपको लगेगा अगर यार मैंने देखा था, काश में वहां पे टोक दिया होता तो लड़की बच जाती। तो ये जागरूकता आपको लेके हर जगह जानी है कि लड़कियों को अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई लड़की गलत, किसी लड़की के साथ कोई बुढ़ा है, आदमी है, कोई भी है, अगर कुछ गलत कर रहा है तो हमें बीच में कम से कम टोकना तो है कि क्या हो रहा है। तो सामने वाला जो गलत करने की नियत से आया है वो थोड़ा सा सहम जाएगा कि अरे दूसरे लोग पूछ रहे हैं, हम दूसरों की निगाह में। क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि मुंह दबाए और गाड़ी में भरे लेके चले गए, लेकिन वहीं पे कोई टोक देता है तो सामने वाला भी डर जाता है कि अरे यार 4 लोग देख रहे हैं हमें। तो ये जागरूकता आपको लोगों तक लेके जानी है कि इग्नोर ना करें, चुप्पी तोड़े और खुल के बोले। आपको भी आपके साथ हो रहा है तो करना है, दूसरे के साथ हो रहा है तो भी करना, बताना है। तो ये सारी जागरूकता आप लोगों को आगे बढ़ाना है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस अभियान को आगे लेके जाओगे और सबको समझाओगे। कितने लोग ऐसे हो जिनको अगर मैं खड़ा कर दूं कि चलो आप लोगों को मास्टर ट्रेनर के रूप में बोलना है, सारी बातें जो मैंने समझाई हैं, कितने लोग बोल पाओगे? वेरी गुड। और भी बताओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग मैम जितने हैं सभी को ठीक है, जो बोलने वाले हैं, जो बोल सके, उनके नाम, मोबाइल नंबर सारा मुझे दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो कलेक्टर सर, कमिश्नर सर की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में इनको रखेंगे कि ये लोग हैं। क्योंकि कैंपेनिंग जब चलती है तो अब जब से ये लोग हैं तो ये अभी सभी डिपार्टमेंट में क्लास में जा के सबको समझा देंगे। आपको बेटा हम पॉपुलेट दे देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तो आप लोग कॉलेज के सभी क्लास में जा के सबको समझाना, ठीक है ना। और फिर जब अपना कॉलेज कंप्लीट हो जाए और आप लोगों के पास समय रहे तो फिर मुझे बताना, तो फिर अपन और सोशल एक्टिविटीज जो रहती हैं, जैसे बस्तियों में नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, बस्तियों में कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो वो सब चीजें भी अपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहला टारगेट है आपके कॉलेज के सभी डिपार्टमेंट में सभी लड़कियों तक आपको जानकारी देना। जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप मुझसे बताइएगा, तो बैंड फिर हम इनको बाकी में जोड़ लेंगे। तो मैं अपना वक्तव्य यहीं पे समाप्त करूंगी। आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मैडम। आज के अब मैं महाविद्यालय के छात्राओं से चर्चा हेतु नेहरू युवा केंद्र के श्री विजय यादव जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी को
सादर नमस्कार। उपस्थित मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी साथी वंचना मैडम जी, जया मैडम जी और प्राचार्य महोदय, मैं नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नेहरू युवा केंद्र में लेखा कार्यक्रम सहायक हूँ और नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, श्रम बस्ती में युवा संगठन, महिला संगठन बनाकर उनके मध्य हम लोग काम करते हैं और शासन की जो भी बहुत सारी योजनाएं समय समय पर संचालित होती हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए उन संगठनों को की मदद से हम उन योजनाओं को क्रियान्वयन जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नेहरू युवा केंद्र द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं, एडवेंचर कार्यक्रम भी होते हैं, स्पोर्ट्स गतिविधियां भी होती हैं और समय समय पर नए जो प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, जैसे अभी हमको एक प्रोग्राम आयोजित करने का भारत सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जल जागरण पे इंदौर की स्थिति बहुत खराब है, तो इंदौर अगर स्वच्छता में नंबर 1 बन सकता है तो क्या जल संवर्धन, जल प्रबंधन, जल संग्रहण में नंबर 1 क्यों नहीं बन सकता है। तो इसके लिए आपको कार्यशाला के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी देना है। तो मैंने जया मैडम से निवेदन किया था, जया मैडम ने कहा आपके विद्यालय का चयन किया। हम लोग युवाओं के बीच में काम करते हैं, बाकी एक्चुअल स्थिति क्या है कि जल का अधिकांश संबंध महिलाओं से होता है। महिलाएं चाहे किचन में हो, चाहे वॉशरूम में हो, अधिक से अधिक आप लोग वहीं जल का उपयोग करते हैं और आप ही जल बचा सकते हैं। शासन द्वारा समय समय पर बहुत सारी योजनाएं, अगर आप नेहरू युवा केंद्र से जुड़ेंगे तो आपको शासन के खर्चे पे देश विदेश तक जाने का अवसर मिलेगा। जो अभी तक नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हैं, चीन, जापान और यूरोप तक होके आएंगे, शासन के खर्चे पे आपका कुछ भी नहीं लगना है। हमारा एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, भारत सरकार द्वारा संचालित है वो। तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में आप अपने जिले का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जहाँ तक जल जागरण की बात है तो मैं नहीं समझता कि अब वंचना मैडम ने इतना बता दिया है तो अब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत ही जागरूकता के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जो वंचना मैडम ने जल के ऊपर सवाल किए, उन सवालों का आपने जवाब दिया और उन सवालों के माध्यम से आप आज से ही ये शपथ लेके जाएंगे, ये कोशिश करेंगे कि हम जल को अधिक से अधिक बचाएं, अधिक से अधिक उसका दुरुपयोग रोकें, नहीं तो आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए होगा। ये हमारे वैज्ञानिकों की राय है। तो जल को हमको बचाना है, जल का संरक्षण करना है, जल का प्रबंधन करना है और शासन नगर निगम द्वारा भी जहाँ बोरिंग होते हैं वहाँ पर सब्सिडी भी मिलती है जल प्रबंधन के लिए, जल संग्रहण के लिए, जल संवर्धन के लिए। तो उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। अगर आपके घर में, परिवार में किसी का नया मकान बन रहा हो या बनाना चाहते हो या कोई बोरिंग वोरिंग करवा रहे हो तो उसमें आप नगर निगम से सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। अभी जितने भी प्रतिभागियों ने बोला है उन सबको हम नेहरू युवा केंद्र की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और जल के ऊपर वंचना मैडम ने बहुत सारा बता दिया है तो मैं नहीं समझता कि अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। सेफ सिटी के बारे में, आपकी सुरक्षा के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। मैंने नेहरू युवा केंद्र के बारे में बताया। अगर आप किसी भी क्षेत्र में रुचि रखते हो, चाहे ट्रेनिंग के क्षेत्र में, चाहे एडवेंचर के क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र में, चाहे कल्चर के क्षेत्र में, तो नेहरू युवा केंद्र की सारी गतिविधियाँ समय समय पर आयोजित करता रहता है। जया मैडम से आपका हमारे विभाग का नंबर ले सकते हैं और आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।
में आभार व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं योजना की स्वयं सेविका रूपाली चौरसिया जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद परागी। मैम, मैं जल संरक्षण के लिए थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, हम लोग के घर में बर्तन धोते हैं मम्मियाँ, तो नल चालू ही रहता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक टब में पानी भर के वहाँ पर बर्तन धो, तो उसमें पानी का बहुत सारा बच सकता है, मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा जितना कि नल के थ्रू होता है। मैम, पहले आधार प्रदर्शन करके आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जितने बच्चों ने बोला है ना, सबको बुला लीजिए। ये सर्टिफिकेट नाम लेके जाते जिन बच्चों ने भी जो सवाल जवाब दिए थे, आपने भी दिया था, आपने भी दिया था, आपने भी दिया, तो सभी लोग कृपया मंच पे आ जाए। नाम परागी गुप्ता, मैम को मिली सर्टिफिकेट और सर के हाथ में सभी बच्चों को एक साथ दे दो, सभी बच्चों को एक साथ। हिमानी प्रजापत, आ जाओ बेटा सभी। श्रद्धा पाटीदार, सुशीला जायसवाल, वैशाली प्रजापत, अंकिता मिश्रा। आप बेटा आप सभी स्टेज पर आ जाइए। सबको उधर चलो, मैं कर देना। रांची आ जाओ बेटा। अच्छा, तो वो किसी को बता दो तो वो करता रहेगा। और ही है ना, हाँ, वो तो हो जाएगा। रांची आ जाओ बेटा। रूपाली का भी पानी, रूपाली का भी श्रद्धा, रूपाली, सुशीला जायसवाल, वैशाली प्रजापत, अंकिता मिश्रा। बेटा आप लोग ऐसे यहाँ पर सामने आ जाओ। फोटो रुकिए, पीछे रुकिए थोड़ी देर, आप लोग 5 मिनट। सुनो, दरवाजा बंद करो। उधर से लगा फोटो ले लो बेटा। ये बेटा आप सभी के पार्टिसिपेशन के लिए, आपको प्रोत्साहन के लिए दिया गया है कि आप सभी ऐसे और बाकी लोग भी इसी तरीके से आगे और अच्छे से काम करें, जुड़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम की हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर वंचना सिंह परिहार जी मैडम, जिन्होंने हमें जल संरक्षण, जन जागरण, महिला सुरक्षा एवं महिला अधिकार पर अपना वक्तव्य दिया। निश्चित ही हम सभी आपके इस वक्तव्य से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। आपके द्वारा जो जानकारी हमें आज प्राप्त हुई है, उस पर हम अमल करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। आज आपने हमें जो जानकारी प्रदान की है, उससे हम सभी जागरूक हुए हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं डॉक्टर विजय यादव सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें कुछ जानकारियाँ प्रदान की हैं। मैं समाजशास्त्र विभाग की डॉक्टर निशा जैन मैडम और डॉक्टर संगीता शर्मा मैडम एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की डॉक्टर योगिता मंडलिक मैडम और डॉक्टर शीतल ब्राह्मणे मैडम का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने समाजशास्त्र एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में इस सेमिनार का आयोजन किया, जिससे हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। उसके लिए हम दोनों ही विभाग के बहुत बहुत आभारी हैं।
सुंदर संचालन के लिए मैं एनएसएस वॉलेंटियर परागी गुप्ता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापकगण एवं छात्राओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बड़े ही धैर्य से इस कार्यक्रम को सुना और सफल बनाया। टेक्निकल सपोर्ट के लिए मैं एनएसएस वॉलेंटियर परागी सकवाया और खुशबू जायसवाल, फ्रांसी सकवाया और खुशबू जायसवाल का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, इस मंच से मैं रूपाली चौरसिया सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एक 2 मिनट, ये मैं लहरिया केंद्र की ओर से इस महाविद्यालय परिवार को जो भारत के संविधान की उपदेशिका है, उसके लिए मैं वंचना मैडम से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में जो विद्यालय परिवार के सदस्य हैं उन्हें संविधान की उपदेशिका देकर सम्मानित करें। मैं विद्यालय परिवार के प्रमुखों से निवेदन करूंगा कि वंचना मैडम को भी संविधान की उपदेशिका देकर सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।